यस गौरव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गौरव। मैम वो रिकॉर्डिंग चालू हो गई हाँ मैम। हाँ ऑन हो गई। हाँ चलिए ओके। रिकॉर्डिंग की वो अच्छा ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड करनी है क्या? मैंने रिकॉर्डिंग तो कर रखी है बट मैंने आप लोगों को सेंड नहीं की है, तो करनी है ना सेंड ये आप लोगों को? यस गौरव। हाँ मैम करनी है, तभी तो रिकॉर्डिंग करवा ओके रहे हैं। नहीं एक्चुअली बीच में कुछ क्लासेस की रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, तो इसलिए मैं एक बार कंफर्म कर रही हूँ। जिनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में वो मैं हाँ आपको सेंड मैम, कर दूंगी। हाँ वो भेज देना मैम आप। ठीक ठीक है मैम। ओके ओके मैम, थैंक ओके। यू। यस तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास में जो C++ का प्रोग्राम है, ठीक है, सॉरी सी का जो प्रोग्राम था वो बेसिकली क्या था कि हमने दो नंबर्स को सम करने के लिए printf और scanf स्टेटमेंट्स जो सी में लिखे थे, ठीक है, ये हमने सी की बहुत स्टार्टिंग क्लास में देखा था। स्टार्टिंग क्लासेस में हमने इस तरह से यूजर से इनपुट लेके और सम करना सीखा था, ठीक है। अब ये प्रोग्राम मेरे बताने का एक ही पर्पस है, मुझे एग्जैक्टली आपको C++ का जो प्रोग्राम स्टार्ट करवाना है, ठीक है। मैं चाहती हूँ एक बार सी से लिंक करते हुए हम समझें तो हमारा जो कंफ्यूजिंग एरिया है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं सेकंड प्रोग्राम की बात करूं तो हम इसी प्रोग्राम को एक फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सम नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, और सम नाम के फंक्शन में मैंने ए और बी दो वेरिएबल्स क्या कर दिए, पास कर दिए, ठीक है। अगेन जो सिंपली सम करवाना है और देन उसको printf से प्रिंट करवाना है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम मेन की बात करें जो कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट है, तो जब पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यानी कि सिंपल ए और बी दो वेरिएबल्स हमारे पास में बनेंगे जो कि अभी तक हमने सी में देखा था, ठीक है। देन स्क्रीन क्लियर होगा, यानी कि जो पहले आपके आउटपुट स्क्रीन पर जो भी कंटेंट लिखा हुआ था वो क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास में सम फंक्शन कॉल होगा, तो सम फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी में दो वैल्यूज यहाँ पर असाइन हो जाएगी, दैट इज 20 और 30। उसके बाद यहाँ पर दोनों नंबर्स का सम होगा, देन सम होने के बाद सी नाम का जो वेरिएबल है उसमें असाइन हो जाएगा और देन उसको हमने प्रिंट करवा दिया सिंपली, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को समझाने का मतलब ये था कि हम सिंपल सारा कोड मेन में भी कर सकते हैं, अदरवाइज यही काम फंक्शन बनाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन हम मेन के पहले भी बना सकते हैं और मेन के बाद में भी बना सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हमें किस तरह से प्रोग्राम को क्रिएट करना है। अगर मेन के बाद फंक्शन बनाते हैं तो हमने एक टर्म पढ़ा था फंक्शन का प्रोटोटाइप, वो हमें देना जरूरी होता है, ठीक है। और अगर फंक्शन को मेन के पहले बना रहे हैं तो सिंपली हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये सम फंक्शन यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा, इसलिए मैंने उसके पहले void एक कीवर्ड ऐड किया, ठीक है। दैट मीन्स कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। और कई बार हमें प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अभी तो जैसे इस प्रोग्राम में आप लोगों ने जब सी एडिटर पे इसको बनाया होगा तो आप लोगों ने इस हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन C++ के केस में हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी होता है, ठीक है। कि हेडर फाइल हम क्यों इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं CLR STR और getch फंक्शन, ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है। ये बेसिकली कौन से हेडर फाइल में इंक्लूडेड होते हैं, conio.h, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल, ठीक है। तो हमें ये बताना जरूरी होता है कि बेसिकली ये फंक्शन कौन सी फाइल को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग सेक्शन पे क्या लगाते हैं, कमेंट्स, सॉरी कमेंट्स क्या मतलब इंक्लूड स्टेटमेंट, ठीक है। और इंक्लूड से भी पहले हम अपने प्रोग्राम को जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट ऐड करते हैं, एक सिंपल सा कमेंट, ठीक है। यस भावेश, वीडियो ऑन कर दीजिए। यस भावेश, अपन ने सी में तो किया ही नहीं है। क्या हेडर फाइल इंक्लूड करना? यस मैम। देखिए हेडर फाइल इंक्लूड करना मैंने वही बताया कि सी के केस में आपका जो सी का एडिटर है, ठीक है, उसमें आप हेडर फाइल नहीं भी इंक्लूड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रोग्राम आपका स्मूथली रन होता है। लेकिन जो हमारा C++ का एडिटर है, ठीक है, उसमें हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी होता है। अगर मैं इस प्रोग्राम में से ये लाइन हटा भी दूं तो भी कोई एरर नहीं है। इज दैट क्लियर भावेश? यस मैम। ओके, नेक्स्ट साहिल। ये साहिल वीडियो ऑन कर दीजिए, ऑप्शन नहीं आ रहा है वीडियो ऑन करने का।
यस साहिल। हेलो हाँ साहिल बताइए। मैम, ये सम फंक्शन में ये प्रिंट करा रहे हो आप सी की वैल्यू, तो परसेंट डी आएगा क्या फॉर्मेट स्पेसिफाई? सॉरी ये लॉन्ग है। ओके ओके वेट अ मिनट। ठीक है इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है हाँ वहाँ पर वैसे एलडी आना चाहिए था, आपकी बात सही है। ठीक है मैंने अभी इसको इंटीजर में पुट कर दिया, मैंने कि जो वेरिएबल मैंने बनाया उसको इन टाइप का बनाया। ठीक है और सिंपली दो नंबर्स का सम करेगा। साहिल आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, थैंक यू। ओके मैम। नेक्स्ट यस अब अगर हम आगे प्रोसीड करें, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन, यहाँ पर आपके पास में वेरिएबल अगर सी इंटीजर टाइप का तो आपको परसेंट डी लगाना है। ठीक है अब आगे हम प्रोग्राम कंटिन्यू करें तो मैं आपको सिंपली इतना समझाना चाह रही थी कि प्रोग्राम में सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पे हम जनरली कमेंट्स ऐड करते हैं। कमेंट्स हमारे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है कि हमने कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या काम किया है, या मैं यूं कहूँ कि यही प्रोग्राम हम किसी थर्ड पर्सन को या दूसरे पर्सन को एक्सप्लेन करना चाहें। ठीक है तो वहां जाके पूरा एक्सप्लेन करने से बेटर हम अपने प्रोग्राम में कुछ कमेंट्स ऐड कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से एरो बना के कुछ कंटेंट ऐड किए हैं, वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है कि इस पर्टिकुलर का क्या मतलब है। ठीक है यहाँ पर वॉइड का क्या मतलब है। ठीक है ऐसे ही अगर हम C++ की बात करें या सी की बात करें तो अगर हमें कमेंट्स ऐड करना है तो ये हमारे पास में तरीका सी में फॉलो हुआ था। ठीक है C++ में भी ये तरीका है। अब आगे इसी कंसेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं आपको एक और कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारे पास में जो C++ का प्रोग्राम है, ठीक है उसका बेसिक लेआउट क्या होता है। जैसे कि अगर मैं इन सिंपल प्रोग्राम्स की बात करूं तो सबसे पहले हमने मेन फंक्शन बनाया, और मेन से भी पहले अगर हमें प्रोग्राम में कमेंट्स ऐड करना है तो वी कैन ऐड कमेंट्स। ठीक है और अगर हमें फंक्शन बनाना है तो मेन से पहले हमने फंक्शन बनाया। ठीक है और अगर जैसे string.h एक हेडर फाइल होती है हमारे पास में, जो कि अगर हमने स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन ऐड किया है तो उसके लिए हमें वो हेडर फाइल इंक्लूड करनी जरूरी होती है सी में भी। ठीक है तो अगर उन हेडर फाइल्स को भी हमें ऐड करना है तो हम प्रोग्राम के टॉप मोस्ट सेक्शन पर हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। अब अगर मैं आगे पर्टिकुलर लेआउट की बात करूं तो यहाँ पर भी मैंने कुछ इसी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि सबसे पहले प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ठीक है अब मैंने जैसे कि बताया C++ के एडिटर में आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी हो जाएगा। आप जो भी फंक्शन यूज करेंगे प्री डिफाइंड उसके लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी होगा, तो आपके प्रोग्राम में टॉप मोस्ट सेक्शन पर होगा हेडर फाइल। ठीक है देन अगर हमें प्रोग्राम में कोई ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली डिक्लेयर करना है तो हम हमेशा मेन से जस्ट ऊपर की तरफ उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है अब ग्लोबल वेरिएबल का यूज क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम किसी भी फंक्शन में और किसी भी सेक्शन में हम उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है अब जरूरी नहीं है कि हम हमेशा प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल रखें ही रखें, ऐसा कोई यहाँ पर कंपल्शन नहीं है हमारे पास में। यस सिद्धार्थ वीडियो ऑन करिए। मैम आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही। नहीं आ रही, ओके जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अभी क्लियर है क्या? यस मैम। ओके तो अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास में होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन के जस्ट बाद। नेक्स्ट हमारे पास में सेक्शन होता है यस वासुदेव वीडियो ऑन कर दीजिए। यस बताइए। मैम आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। ओके जस्ट वेट फॉर अ मिनट। 2 मिनट के लिए मैं पॉज करना चाहूंगी, मैं एक बार इस डिस्टर्बेंस को क्लियर करती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अभी डिस्टर्बेंस है या अभी क्लियर है? तो इस तरीके से हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से हम अगर मेन की बात करें, ठीक है तो मेन से पहले अगर हमें प्रोग्राम में स्ट्रक्चर बनाना है
तो वी कैन इंक्लूड स्ट्रक्चर इन द क्लास, मतलब स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो होता है, वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास में प्रोग्राम का मेन सेक्शन होता है, ठीक है, मेन फंक्शन, जो कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, सारे फंक्शन जो भी हमने प्रोग्राम में बनाए हैं उनको हमें मेन से कॉल करना जरूरी है, अगर हमें उनको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, देन उसके बाद यही यहाँ पर जो मैंने मेथड डेफिनेशन सेक्शन रखा था वो मैं मेन के बाद भी बना सकती हूँ। आई मीन टू से कि जो हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है, हम फंक्शन मेन के पहले भी बना सकते हैं और मेन के बाद भी बना सकते हैं। वो हमारे पास में चॉइस है कि हम फंक्शन को कहाँ किस एरिया में बनाना चाहें। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जो मैंने ये आपको बताया है, ये सिंपली हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम इसी मेथड से क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल एक लेआउट बताया कि किस तरह से प्रोग्राम में हम कौन से कंसेप्ट को कहाँ पर पुट कर सकते हैं। हालांकि आप इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ सेक्शन जो जहां पर प्लेस है उनको आप वहीं यूज करोगे। जैसे मेन से पहले ही हमेशा हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, मेन से पहले ही हमेशा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हेडर फाइल को हम प्रोग्राम के टॉप मोस्ट सेक्शन पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अलोंग दिस फंक्शन के साथ में ये है कि आप फंक्शन को मेन के पहले या बाद में बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी जो सेक्शन जैसा है उसको वैसे ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मेन हमारे पास में जो कंसेप्ट आता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग सेक्शन में आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये कमेंट क्या बताता है, एक यूजर को हेल्प करता है प्रोग्राम को समझने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने कमेंट ऐड कर रखा है, ये आप लोगों को समझने में हेल्प कर रहा होगा कि इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करें तो कमेंट्स की बात करूं तो कमेंट्स हमारे पास में बेसिकली मैंने कमेंट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलर सेक्शन में पुट किया है। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हमारे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए जो कंसेप्ट हम प्रोग्राम में ऐड करते हैं, ठीक है, वो कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन। जनरली यस वासुदेव, आवाज कट रही है मैम बहुत ज्यादा। बाकी सबको भी यही प्रॉब्लम है क्या? देखिए मैंने तो ऐसा कोई यहाँ पर कंसेप्ट यूज किया नहीं है जिससे वॉइस डिस्टर्ब हो। ये आप सबको वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या? आप सबने हैंड रेज किया है? इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ वॉइस प्रॉब्लम। अगर सबको वॉइस प्रॉब्लम है तो आप अपना हैंड लोअर कर दीजिए, मैं इसको रिजॉल्व करती हूँ इस इशू को। हैंड लोअर कर दीजिए आप लोग सब, अगर सबको यही प्रॉब्लम है तो। आई होप अब ऐसा डिस्टरबेंस ना होगा, नहीं होगा, देखते हैं। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास में कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स हम प्रोग्राम के अगेन किसी भी सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स यूजर को ये स्पेसिफाई करता है कि हमारे प्रोग्राम में कौन सा कंसेप्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स बेसिकली कभी भी कंपाइलर उनको क्या नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता। तो हमारे प्रोग्राम का नॉन एग्जीक्यूटेबल जो पार्ट है वो कहलाता है कमेंट। ठीक है, उसके बाद कमेंट जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई भी किया है, द कमेंट्स आर स्टेटमेंट दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर उसको कभी भी क्या नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता। प्लस हमारे सोर्स कोड में अगर हमें कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, ठीक है, किसी दूसरे प्रोग्रामर को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर हमारे ही समझने के लिए, तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर कमेंट्स। कमेंट्स यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास में सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है हमारे पास में मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट C++ में एक एडिशन है। मल्टी लाइन कमेंट हमने ऑलरेडी देखा था सी में। ठीक है, जनरली जैसे कि अगर हमें एक से ज्यादा लाइंस क्या करनी है,
ऐड करनी है अपने प्रोग्राम में और उन सबको क्या करना है, कमेंट बनाना है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, यस गौरव वीडियो ऑन कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि आज आवाज की क्यों प्रॉब्लम आ रही है मैम, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है मैम। अरे वो एक्चुअली फोन रिंग कर रहा था, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। आवाज आपकी कट रही है मैम आज, क्या मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ यहाँ पर कंसेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो जैसा मैं रोज फॉलो करती हूँ वही मैंने यूज किया है। मे बी आज नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। यस तो अगर हम बात करें मल्टी लाइन कमेंट की, तो मल्टी लाइन कमेंट हमारे पास में जो कंसेप्ट है, अगर हमें एक से ज्यादा लाइंस को क्या करना है, कमेंट बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ये देखिए ये मल्टी लाइन कमेंट को बनाने का तरीका है जो हमने सी में फॉलो किया था। सिंपली हमें यहाँ पर ये स्लैश लगाना है। ठीक है, और अब कौन सा स्लैश कहलाता है ये मैं अभी बताती हूँ। देन हमें यहाँ पे स्टार लगाना है और देन यहाँ पर अगेन स्टार को आपको वापस से सिंबल प्लेस करना है और देन आपको क्या लगाना है, ये सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं स्लैश की बात करूं, ठीक है, सिंपल तो हम इसको एक सिंबल ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो स्लैश है, ठीक है, अब कौन सा स्लैश किस तरीके से, देखिए यहाँ पर मैंने पुट किया हुआ है। अगर मैं बात करूं इस स्लैश की, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको देखते हैं, ये हमारे पास में कहलाता है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, यानी कि जितने भी स्लैशेस हैं, ये 2 स्लैशेस हमारे पास में होते हैं। हमेशा हम स्लैश का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उससे चेक करते हैं कि अगर बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर किसी भी स्लैश का आगे की तरफ है, तो वो सिंपली क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब देखिए इसका जो बॉटम सेक्शन है इस पर्टिकुलर स्लैश का, वो आगे की तरफ है, यानी कि लेफ्ट की तरफ। एक स्लैश आप पता कर लीजिए, दूसरा स्लैश आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के केस में जो स्लैश का बॉटम सेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ होता है, तो इसलिए हम इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। और इसका जस्ट रिवर्स होता है हमारे पास में बैक स्लैश, यानी कि इस पर्टिकुलर स्लैश का जो बॉटम सेक्शन है वो कहाँ की तरफ होता है, राइट की तरफ, पीछे की तरफ होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको बैकवर्ड स्लैश। हमेशा स्लैश को हम उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से ही चेक करते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा फॉरवर्ड स्लैश है, कौन सा बैकवर्ड स्लैश है, तो इसको इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये एक टिप बताया, एक कंसेप्ट बताया। ठीक है, आगे हम बात करें सिंगल लाइन कमेंट की, तो सिंगल लाइन कमेंट के केस में अगर हमें किसी स्पेसिफिक लाइन पर ही क्या बनाना है, कमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर C = A+B लिखा। ठीक है, अब इसको डिस्क्राइब मैंने किस तरह से किया है, सिंगल लाइन कमेंट बनाकर। ये यूजर को हेल्प करेगा समझने में कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, कि A और B दोनों का एडिशन होगा और वो एडिशन जाकर किस में स्टोर हो जाएगा, C नाम के वेरिएबल में। तो इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो है हेडर फाइल डिक्लेरेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हेडर फाइल बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, कि हमने अपने प्रोग्राम में जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए हैं उनको अगर हमें क्या करना है, हम उनको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी जरूरी होगी। ठीक है, और हेडर फाइल में हमारे पास में जनरली क्या होता है, सारे फंक्शंस का प्रोटोटाइप। ठीक है, और प्रोटोटाइप क्या होता है, जैसे कि मैंने ये सिंपल फंक्शन बनाया, सिंपल फंक्शन को अगर मैंने मेन के बाद बनाया तो मेन से पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटोटाइप देना पड़ता है, और इस तरह से हम फंक्शन का नाम प्लस उसका आगे की तरफ हम उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं। ये कहलाता है किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप, या यूं कहूं कि फंक्शन का एक तरह से डिक्लेरेशन। ठीक है, कि हमने फंक्शन को क्या किया है, प्रोग्राम में कहीं ना कहीं स्पेसिफाई किया है। वो स्पेसिफिकेशन बेसिकली मेन के अगर बाद होता है तो हम सिंपली इस तरह से प्रोटोटाइप बना सकते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप दे सकते हैं। ठीक है, और इन हेडर फाइल्स में भी हमारे पास में इसी तरह के फंक्शन, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे CLR, SCR हो गया, getch हो गया, तो उनके सबके क्या होते हैं, प्रोटोटाइप डिफाइंड होते हैं। ठीक है, किसमें, जितनी भी हमारे पास में हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, मैक्रो शायद आप लोगों ने C में पढ़ा होगा, शायद नहीं कंफर्म पढ़ा होगा। तो अगर हमें हैश डिफाइन से इस तरह से कुछ कांस्टेंट बनाना है या मैक्रोज बनाने हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं, जो हमारा हेडर फाइल सेक्शन है वहीं पर स्पेसिफाई करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में जो होता है वो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। इस सेक्शन को इंक्लूड करना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। अगर आपको क्या करना है, आपके प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने हैं। यस भावेश, वीडियो ऑन कर दीजिए। यस भावेश। मैम हेडर फाइल सी में तो कंपलसरी नहीं होती है, तो इसमें हाँ बिल्कुल, सी के एडिटर में कंपल्सरी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमें उनको इंक्लूड करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी? वो एडिटर जो है हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो एरर आपकी स्क्रीन पर शो करेगा कि ये फंक्शन कौन सी हेडर फाइल को बिलोंग कर रहा है, ये आपको देना जरूरी है। ठीक है, वो इस तरह की एरर्स हमें स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें C++ का जो एडिटर है, चाहे वो टर्बो C3 हो चाहे टर्बो C++ हो, दोनों के केस में हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी होता है। ठीक है, C में ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं था, जबकि यहाँ पर हमारे पास में जरूरी है। नेक्स्ट ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स हम बनाते हैं प्रोग्राम में, जिनको कि हम प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं, प्लस मेन में भी यूज कर सकते हैं। और अगर किसी एक फंक्शन ने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर फाइल उस वेरिएबल को चेंज कर दिया, तो वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो अगर हम किसी और फंक्शन में भी एक्सेस करते हैं तो वो हमें चेंज होता हुआ ही मिलेगा। ठीक है, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनको कि हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज करना है, यानी कि प्रोग्राम में किसी भी सेक्शन पे यूज करना है, तो उनको हम एक बार बना देते हैं। ठीक है, और वो कहलाता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, और वो हमें ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, या मैं यूं कहूँ कि मेन से पहले स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लास डिक्लेरेशन, या मैं यूं कहूँ कि अभी हमने क्लासेस जैसा कंसेप्ट तो पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है, अगर हमें प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, या मैं यूं कहूँ कि यूनियन क्लास फंक्शन अगर हमें बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मेथड डेफिनेशन सेक्शन, तो मेथड जो हम बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में, अगर हमें वो भी क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो मेन से जस्ट पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और मेन से जस्ट पहले हम फंक्शन बनाते हैं। तो ये वही सेक्शन है जहां पर हम स्ट्रक्चर या फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इन सेक्शंस की बात करूं, तो आप इन सेक्शन को, आप HTML आप लोगों ने पढ़ी थी, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा HTML में सबसे पहले आप HTML टैग ऐड करते हैं अपने कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, देन HTML टैग के अंदर आप क्या करते हैं, हेड टैग को इंक्लूड करते हैं। हेड टैग आप इंक्लूड करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि हमें ऐड करना ही है हेड टैग को। ऐसे ही हमारे प्रोग्राम, अगर हम HTML के कोड की बात करें, तो हमें वहां पर एक बॉडी टैग ऐड करना होता है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी, जैसे इमेज ऐड करनी है, अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो वो सारे के सारे टैग्स हम बॉडी टैग में ऐड करते हैं। वैसा ही कुछ सेक्शन जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, वो हम C++ से भी उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग काम हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास में जो सेक्शन होता है, वो मेन एक सेक्शन होता है, जहां पर हम अपने मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेन हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट होता है, जिसको कि कभी भी हम कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, उसको कौन कॉल करता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन को क्या करता है, कॉल करता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें मेथड डेफिनेशन सेक्शन की, तो जैसा मैंने कि बताया कि आप मेन फंक्शन के पहले या फिर बाद में किसी भी आप एरिया में क्या कर सकते हो, फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने मेथड डेफिनेशन सेक्शन, आपके डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बताया है, उसमें भी दो बार स्पेसिफाई किया है, और यहाँ पर भी 2 बार स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो अगेन इस सेक्शन को भी आप स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप इस सेक्शन को बनाएं, आप मेन से पहले फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, बस समझने वाली इतनी सी बात है कि अगर आप फंक्शन को मेन के बाद बना रहे हैं, उसका कोड मेन के बाद कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप देना जरूरी हो जाएगा। बस इतना सा यहाँ पर समझने वाला कंसेप्ट है। बाकी हम जितने प्रोग्राम्स बनाएंगे वहां पर इन कंसेप्ट को जितना मैंने अभी बोला, मैं उनको 1 बाय 1 करके प्रोग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया
एक सिंपल हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करें तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा C++ का प्रोग्राम ऐड किया हुआ है। ठीक है, C++ का जो एडिटर है वो कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। अभी हम चलते हैं अपने प्रोग्राम को देखते हैं कि हमारे पास में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम किस तरीके से है। अगर मैं C++ के प्रोग्राम की बात करूं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में iostream.h एक हेडर फाइल होती है। ठीक है, ये हेडर फाइल हम क्यों इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी जरूरी होती है। इस हेडर फाइल का इंक्लूड करने का क्या पर्पस है वो मैं बता देती हूँ। हमारे पास में जो cout एक टर्म मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस cout, ये जो cout हमारे पास में ऑब्जेक्ट है वो कौन सी हेडर फाइल का पार्ट है, वो हमारे पास में iostream.h हेडर फाइल का पार्ट है। इसलिए अगर हमने प्रोग्राम में cout यूज किया है तो हमें C++ के एडिटर में iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। iostream मतलब इनपुट आउटपुट stream.h। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने अगेन एक conio.h जिसको कि हम कहें कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल मैंने इंक्लूड की है। ठीक है, इस हेडर फाइल में हमारे पास में जो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया, जैसे कि मैंने getch यूज किया, ऐसे ही अगर हम clr str फंक्शन यूज करते हैं जो कि हमारे कंसोल से रिलेटेड फंक्शंस हैं, उनको अगर हमें यूज करना है तो हमें सबसे पहले ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी जरूरी होगी। ठीक है, और उसके बाद तो देखिए सबसे पहले मैंने प्रोग्राम में, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करूं तो मैंने जो आपको स्ट्रक्चर समझाया उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है कि सबसे पहले मैंने प्रोग्राम में कमेंट सेक्शन ऐड किया ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि मैंने प्रोग्राम क्या बनाया। ठीक है, तो एक C++ का प्रोग्राम है, ये मैंने कमेंट्स के थ्रू यहाँ पर बताया है। इसके बाद हेडर फाइल सेक्शन हो गया हमारे पास में। देन क्योंकि मैंने प्रोग्राम में कोई फंक्शन या ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाया तो मैंने उस सेक्शन को स्किप कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। अब अगर मेन फंक्शन की बात करूं तो देखिए मैंने यहाँ पर एरोज से कुछ कंसेप्ट को आपको यहाँ पर समझाया है कि मेन हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट होता है, प्लस मेन के बाद, मेन से जस्ट पहले हमें यहाँ पर वॉइड कंसेप्ट ऐड करना होता है। अब अगर आप वॉइड नहीं लिखते हैं तो सी में भी हमारे पास में वार्निंग आती है और C++ में भी हमारे पास में वार्निंग आती है। ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मेन के पहले वॉइड लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो कुछ भी हमारे प्रोग्राम में रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मेन से पहले उसका, क्योंकि मेन भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन के पहले आपको रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना होता है, तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया वॉइड कि आपका जो मेन फंक्शन है वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर ये एक सिंबल पैरेंथेसिस ऐड किए हैं और जिसको कि मैंने बोला है स्टार्टिंग ऑफ ब्लॉक, यानी कि प्रोग्राम का स्टार्टिंग ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक के केस में हमने यहाँ पे स्टार्टिंग ब्लॉक इस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, चाहे वो इफ कंडीशन हो, हम जो लूप पढ़ते हुए आए हैं उसमें भी हमने इस तरीके से ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस ऐड करना देखा था, और ये स्टार्टिंग ऑफ ब्लॉक हो जाएगा। और देन लास्ट में हमारे पास में एंडिंग ऑफ ब्लॉक। इन ब्लॉक्स के बीच में, इन सिंबल्स के बीच में हमें हमारे प्रोग्राम का जो भी एग्जीक्यूटेबल एरिया है या जो कोडिंग है वो ऐड करनी होती है। अगर कोडिंग की बात करें तो देखिए मैंने कहा था cout क्या करता है, आपके कंसोल पर, यानी कि आपका जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर आउटपुट शो करता है। और भावेश ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना है हमारी स्क्रीन पर, तो ये सिंपली मैसेज क्या करेगा, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, जो भी वेरिएबल अगर हम यहाँ लिखते उसको हमारे आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता। किसके थ्रू? cout के थ्रू। प्लस आप देखिए मैंने जो यहाँ पर ये लेफ्ट जो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया है, मैंने कहा था कि अगर हम उसको cout के साथ यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑपरेटर जो है वो क्या कहलाता है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो भी लिखा गया है, जो भी हमारे पास में वेरिएबल है या जो भी मैसेज है उसको इंसर्ट कर रहा है। कहाँ इंसर्ट कर रहा है? हमारे आउटपुट मीडियम पर। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने getch फंक्शन ऐड किया है जो कि बेसिकली करता क्या है, ये आप मुझसे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि हमारे जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर अगर हमें आउटपुट को क्या करना है, होल्ड करना है। ठीक है, जब तक हम की प्रेस नहीं कर देते तब तक हमारे पास में getch फंक्शन क्या करता है, हमारे आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब यही जो मैंने प्रोग्राम अभी एक्सप्लेन किया
उस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है। आप इस डिस्क्रिप्शन को एक बार प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो वी विल डिस्कस। और ये कुछ स्टेप्स हैं कि आपको प्रोग्राम को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो अभी एग्जीक्यूट करने से पहले हम भावेश के क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, ताकि हमारी क्लास ओवर होने से पहले उनको एक बार उनका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। यस, भावेश आपने पूछा था सी आउट क्या करता है। देखें, अगर मैं सी आउट की बात करूं तो जो हमारे पास में कंसोल आउटपुट है वो कहलाता है सी आउट। यस भावेश, वीडियो ऑन कर दीजिए। यस भावेश, सी इन समझा दो, सी आउट तो आ गया। अच्छा, सी इन तो देखिए मैंने अभी समझाया नहीं, इसलिए मैंने उसका डायग्राम भी अभी एक्सप्लेन नहीं किया। सी इन हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट में पुट जरूर किया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसको प्रोग्राम लेकर और फिर समझाऊंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पर कि अभी जो मैंने प्रोग्राम बताया बेसिकली हम कहाँ बनाएंगे वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, बकायदा एक एग्जाम्पल भी देकर बताऊंगी। सिंपल, ये हमारे पास में टर्बो C++ का एडिटर है। मैं आज आपको जो डॉक्यूमेंट सेंड करने वाली हूँ उसमें मैं स्पेसिफाई करूंगी कि आपको प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करना है। सिंपल, आपके पास में जो डिस्क्रिप्शन है आप उसको पढ़िएगा, लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर ओपन कर रखा है मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास में जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था उस प्रोग्राम को मैंने टर्बो C++ एडिटर में ओपन किया। ठीक है, अब यहीं पर मैं पॉज देखिए एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि एक हमारे पास में टर्बो C++ होता है जो बेसिकली विंडोज 7 और लेटर वर्जन जैसे कि विंडोज 8 हो गया, विंडोज 8.1 हो गया या विंडोज 10 के लिए हमारे पास में टर्बो C++ एडिटर है। हमने कॉलेज में टर्बो C3 एडिटर भी यूज किया होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास में XP है, विंडोज XP, तो आप टर्बो C3 एडिटर सिंपली यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप विंडोज 7 या लेटर कोई वर्जन यूज कर रहे हो विंडोज का, तो वहां पर आपके पास में टर्बो C++ एडिटर आपको यूज करना होगा। और इसमें काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, जिसको कि मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इस विंडो की अगर हम बात करें तो देखिए प्रोग्राम कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया, और अगर हम इस प्रोग्राम जो हमने पहले बनाया था उसको अगर हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कंपाइल करना होगा। तो बेसिकली कंपाइल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में कौन सा कंसेप्ट होता है, आप कंपाइल करने के लिए देखें, मैं आपको शॉर्टकट कीज के थ्रू नहीं बता रही हूँ। वैसे तो हमारे पास में शॉर्टकट की होती है Alt+F9, लेकिन टर्बो C++ के केस में अगर आप Alt+F9 की प्रेस करेंगे, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, टर्बो C++ सॉफ्टवेयर के केस में अगर आप Alt+F9 की प्रेस करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर की से आपकी जो स्क्रीन है टर्बो C++ एडिटर की वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या करना, ये कंपाइल जो हमारे पास में मेन्यू आपको दिख रहा है जिसको कि एक्सेस करने के लिए आपको Alt की +C आपको प्रेस करना होगा, उससे आप कंपाइल कर सकते हैं। देन आपको प्रोग्राम की exe फाइल क्रिएट करनी है, या मैं यूं कहूं लिंकिंग करनी है, तो F9 सिंपली की आपको प्रेस करना है। देन उसके बाद प्रोग्राम को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो Ctrl+F9 की से आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में तरीका रहेगा, और ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट था जो कि मैंने अभी आपको बताया। किस तरह से प्रोग्राम बनाना होगा मैं 1 बाय 1 करके पूरा एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सिर्फ आउटपुट बताया है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है क्या यहाँ पर? मैंने एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उसके स्टेप्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि मैं आपको सेंड जरूर करूंगी। ठीक है, और ऐसे ही हम प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें डायरेक्टरी, हमने पढ़ा था कि सी में भी हमें डायरेक्टरी जरूर सेट करनी होती है। तो टर्बो C3 के केस में जो हमारे पास में जो कि XP में काम करता है, उस केस में ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, आप वहां पर आपका फोल्डर कहीं पर भी बनाएं, ऐश्वर्या मैम ने आई थिंक अभी ज्वाइन नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास आप लोग की ऐश्वर्या मैम की ही है आई थिंक। तो ये हमारे पास में टर्बो C3 एडिटर के केस में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे टर्बो C++ एडिटर की, तो वहां कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये रहेगा। ठीक है,
और इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को आप कैसे यूज करेंगे, जब आप टर्बो C++ एडिटर को इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक लोकेशन पे फोल्डर बनाना जरूरी होगा। वो लोकेशन क्या होगी, वो लोकेशन ये होगी, ठीक है। आप देखिएगा सी ड्राइव में टर्बो C++ नाम का फोल्डर होगा, वहां पर डिस्क नाम का फोल्डर होगा, जहां पर आपको टर्बो CC नाम का फोल्डर मिलेगा। वहां पर आपको सिंपली क्या करना है, BC नाम का फोल्डर क्रिएट करना है और BC नाम के फोल्डर में ही आप लोग अपने प्रोग्राम्स को सेव करते चलिएगा, ठीक है। फिर आप इस लोकेशन पे जब फोल्डर बना लेंगे, तो हमने सी में पढ़ा था चेंज डायरेक्टरी हम लोग सब करते थे, तो उसके थ्रू आप चेंज डायरेक्टरी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए मैं अभी क्लास यहीं पर ही स्टॉप कर रही हूँ, हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। अभी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। आई होप कुछ कंफ्यूजन ना रह गया हो प्रोग्राम को लेकर। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में प्लीज पूछ लीजिएगा। ऐश्वर्या मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम।